हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है IFAS के साथ। IFAS जो है फ्रेंड्स, इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में से एक है जो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कोर्स। किस कैटेगरी में? NTA UGC नेट और सेट एग्जाम्स की कैटेगरी में। जहां पर फ्रेंड्स IFAS जो है आपको अपने YouTube चैनल पर 6 आवर्स नॉन स्टॉप क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। किस टॉपिक पर? जो आपका NTA UGC नेट पेपर 1 का टॉपिक है, इंडियन लॉजिक, उस टॉपिक पर जो है आपको 6 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आप डेट नोट कर लीजिए, 7 अक्टूबर सुबह 11 बजे से जो है ये क्लास शुरू हो जाएगी और आपके एजुकेटर होंगे सिद्धार्थ सर। अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर आपको उनके YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप लिंक पर क्लिक करके कल सुबह 11 बजे इनकी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किस टॉपिक पर? इंडियन लॉजिक पर। वापस फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 96 के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन वर देयर इन द नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? फ्रेंड्स इसमें थे ऑप्शन बी 8 मेंबर्स, जहां पर 8 मेंबर्स थे। चेयरमैन इंक्लूड है किसमें? नेशनल नॉलेज कमीशन में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेंबर्स की अगर हम बात करें तो चेयरमैन थे सैम पित्रोडा, किसके? नेशनल नॉलेज कमीशन के। नेक्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? PM भार्गव। और नेक्स्ट मेंबर थे प्रताप भानु मेहता। नेक्स्ट है आंद्रे बेटली। उसके बाद डॉक्टर अशोक गांगुली। नेक्स्ट है जयाति घोष, दीपक नायर और नंदन नीलकर्णी। ये 8 मेंबर्स थे किसके? नेशनल नॉलेज कमीशन के। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, इन शॉर्ट NKC के बारे में। नेशनल नॉलेज कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जून 2005 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फॉर्मर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा। और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? सैम पित्रोडा की चेयरमैनशिप के अंडर। प्रिपेयर करने के लिए ब्लूप्रिंट, यानी कि तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट। किसके लिए? रिफॉर्म करने के लिए, जो हमारे नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि उनमें सुधार करने के लिए ब्लूप्रिंट को तैयार करना, ताकि भारत जो है जो फ्यूचर की यानी कि भविष्य के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको पूरा करने में सक्षम हो सके। इसके बाद फ्रेंड्स डिसॉल्व हो गया NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब? जुलाई 2014 में। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग कमीशन, जो कि एक नोडल एजेंसी थी, यानी कि एक प्रमुख एजेंसी थी। किसके लिए? नेशनल नॉलेज कमीशन के लिए, इन शॉर्ट NKC के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि नोडल एजेंसी कौन सी है नेशनल नॉलेज कमीशन के लिए, तो वो है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन किसके लिए था? प्लानिंग और बजटिंग पर्पसेस के लिए, और साथ ही साथ हैंडल करने के लिए जो पार्लियामेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सेस थे उनको। इसके बाद NKC की वेबसाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेटरीट कमीशन का। किस कमीशन का? NKC का। लोकेटेड था कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इस कमेटी का पर्पस क्या था? सुधार लाना था एजुकेशन सेक्टर में, अडेप्ट करके और अपग्रेड करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स के बारे में, उद्देश्य के बारे में नेशनल नॉलेज कमीशन की। सबसे पहले तो प्रिपेयर करना ब्लूप्रिंट, रिफॉर्म करने के लिए जो हमारे नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें जो है सुधार करना। नेक्स्ट है प्रमोट करना नॉलेज एप्लीकेशंस को, कहाँ पर? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। इसके बाद इसका उद्देश्य था ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को नॉलेज सोसाइटी में। और नेक्स्ट है इसका रोल था ऑफर करना फ्रेमवर्क को, किसके लिए? क्वालिटी के लिए, एक्सेस और इक्विटी के लिए, यानी कि गुणवत्ता, पहुंच और निष्पक्षता के लिए। किसमें? हायर एजुकेशन में। तो ये कुछ एम्स थे किसके? नेशनल नॉलेज कमीशन के। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुछ सिफारिशों के बारे में बात करेंगे NKC के। सबसे पहले NKC ने सबमिट किया रिकमेंडेशन किस एरिया पर? राइट टू एजुकेशन, लाइब्रेरीज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन पोर्टल्स और नॉलेज नेटवर्क्स पर। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे इन एरियाज पर किसके?
एनकेसी के। इसके बाद टीचिंग ऑफ इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, किसके साथ? फर्स्ट लैंग्वेज के साथ, और वो फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मदर टंग भी हो सकती है और कोई रीजनल लैंग्वेज भी, यानी कि कोई क्षेत्रीय भाषा भी। और ऐसा कौन सी क्लास से किया जाना चाहिए? फर्स्ट क्लास से। इसके बाद फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट आईसीटी, इसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, किसके लिए? टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि एनकेसी ने सजेस्ट किया कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल एजुकेशन के लिए वो किस पर होनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट्स पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ई गवर्नेंस और नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आधारित थे, बेस्ड थे किसकी रिकमेंडेशन पर? एनकेसी की रिकमेंडेशन पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम अदर टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर हमने इसी क्वेश्चन में बात की थी प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन भारत सरकार में एक इंस्टीट्यूशन था जिसने तैयार किया, जो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स थे उनको तैयार किया। इसका गठन कब हुआ था? 1950 में। किसका? प्लानिंग कमीशन का। और ये डिसॉल्व हो गया कब? 2014 में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट है, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई 1950 में और ये कब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर्स था न्यू दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 में। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि उनका इंटेंशन है डिसॉल्व करने का प्लानिंग कमीशन को, और उसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा? एक नए इंस्टीट्यूशन द्वारा, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? नीति आयोग। जहां पर फ्रेंड्स नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसके बाद फ्रेंड्स जो प्लानिंग कमीशन था वो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि चेयरमैन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया रेजोल्यूशन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के। तो फ्रेंड्स हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? तो इससे ये आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट चेयरमैन किसके? प्लानिंग कमीशन के। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता था किसका? प्लानिंग कमीशन का। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन हुज रिकमेंडेशंस वॉज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बेस्ड, यानी कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति है जो 1968 वाली किसकी सिफारिशों पर आधारित थी? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ये आधारित थी, ऑप्शन ए कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। जहां पर फ्रेंड्स कोठारी कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966 और द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 के नाम से भी जानते हैं। तो इसके रिकमेंडेशन पर बेस्ड था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज ऑब्जेक्टिव वाज टू फुलफिल दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि किसका उद्देश्य अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, इस निर्देशक सिद्धांत को पूरा करना था। तो इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन सी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का ऑब्जेक्टिव क्या था कि फुलफिल करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 45 के अंडर की प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपनी 6 ईयर्स की एज को। इसके बाद फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट डीपीएसपी, यानी कि फ्रेंड्स प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन शॉर्ट डीपीएसपी है, उनमें से एक है। तो किसके लिए है ये? प्रमोट करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को कंट्री में, यानी कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 45 के अंडर है। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 45 को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड करना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपनी 6 ईयर्स की एज को। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, जिसने चेंज किया सब्जेक्ट मैटर को इस आर्टिकल के, किस आर्टिकल के? आर्टिकल 45 के, और इसने बना दिया एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोविजन होना चाहिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का सभी बच्चों के लिए, किस एज तक के? 14 ईयर्स की एज तक के। नेक्स्ट पॉइंट है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने इंसर्ट किया आर्टिकल 21A को,
भारत के संविधान में यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को सभी बच्चों के लिए किस एज ग्रुप के, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के, और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 21A और RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब से इफेक्ट में आया? 1 अप्रैल 2010 से। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। आर्टिकल 21A और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब से इफेक्ट में आया? 1 अप्रैल 2010 से। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के टाइटल में किन वर्ड्स का यूज किया गया था? फ्री एंड कंपलसरी का। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि व्हाट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन शॉर्ट RTE एक्ट। इस एक्ट का टाइटल क्या था? सबसे पहले द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इस एक्ट का टाइटल था। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसे जो है RTE एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। इसको पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा यानी कि संसद द्वारा। कब? अगस्त 2009 में। और ये एक्ट कब से लागू हुआ? 2010 से, जहां पर इंडिया जो है उन 135 कंट्रीज में से एक बन गया जहां पर एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का। तो भारत जो है उन 135 देशों में से एक बन गया जब ये एक्ट लागू हुआ। कब? 2010 में। इसके बाद ये एक्ट डिस्क्राइब करता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हर एक बच्चे के लिए, किस एज ग्रुप के, 6 से 14 साल के बीच के भारत में, और किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 21A के अंडर, भारतीय संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन को बनाया गया फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और इसको रिमूव कर दिया गया किस लिस्ट से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट DPSP की लिस्ट से जो है रिमूव कर दिया गया किसे? राइट टू एजुकेशन को। जहां पर फ्रेंड्स भारतीय संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 86 अमेंडमेंट 2002 ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 21A को, जहां पर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा जहां पर आप चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहां पर फ्रेंड्स आपको इन वीडियोस की PDF जो है हर एक मंथ के एंड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।